Assalamu वालेकुम सलाम। सेशन स्टार्ट होने लगा आपका? हाँ, ये वीडियो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद महमूद है। मैं हाइब्रो इंटरनेशनल लाहौर कैवलरी ग्राउंड से मुखातिब हूँ। हाइब्रो इंटरनेशनल किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पिछले 18 साल से हम सर्व कर रहे हैं इमिग्रेशन, फॉरेन एजुकेशन और वीज़ाज़ के हवाले से जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, हमारी सर्विसेज उनके लिए ओपन है। लास्ट सेशन में हमने जो इल्मी सिटी के साथ किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि आप कैसे इमिग्रेशन और वीज़ा फ्रॉड से बच सकते हैं। हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट टैक्टिक्स बताई थी जिसके ज़रिए से जो है वो लोग अपना या तो पैसे ज़ाया कर बैठते हैं या अपना केस जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे के बैन करवा चुके होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कनाडा जाने का आसान तरीका क्या है और कौन लोग कनाडा में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं, जिनके पास थोड़ा नॉलेज है, जिनके कोई रिलेटिव्स कनाडा में हैं, उनके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं आप अपने माइंड में रखिएगा। उसके बाद अगर किसी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हाइब्रो इंटरनेशनल में ऑफ़र करते हैं। आप हमें विज़िट करें, हम आपकी असेसमेंट करेंगे और आपको बता देंगे कि किसी प्रोग्राम में आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करूँगा कनाडा का जो जिनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई रिलेटिव, जिनका कोई बहन भाई या इन लॉज में से या कोई नेफ्यू नीस कजन्स वगैरह कनाडा में अवेलेबल हैं। उनके लिए मैं बताता चलूं कि वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये आता है कोई प्रोविंशियल नॉमिनेशंस प्रोग्राम के अंदर इसमें फायदा होता है। से अगर कोई सस्कैचुअन में आपका कोई रिलेटिव है, रेलेवेंट की सस्कैचुअन में डेफिनेशन ये है कि आपका कोई बहन भाई, पेरेंट्स, आपके अंकल आंट, मैटरनल या पैटर्नल कोई भी हैं, आपका नेफ्यू नीस भी इसी में आता है। तो अगर सस्कैचुअन या मैनिटोबा के अंदर आपका कोई रिलेटिव है जिनको हम आपकी फैमिली ट्री में क्लेम कर सकें कि वो ट्रूली आपका रिलेटिव बनता है, उसमें हम आपके पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं उस रिलेटिव के अगेंस्ट जो अच्छे खासे हैं। मीन सेक्शन की बात करूं तो 20 पॉइंट्स आपको रिलेटिव के अगेंस्ट मिल जाते हैं। फैक्टर्स वही हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एज, आपका एजुकेशन, आपका इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी और आपका एक्सपीरियंस, ये पहले फैक्टर्स हैं। अगर किसी का आइल्स में कम स्कोर आता है या उसकी 16 साल की एजुकेशन है या उसका 10 साल एक्सपीरियंस नहीं बनता, कम बनता है, तो 20 जो रिलेटिव्स के पॉइंट हैं वो अगर हम ऐड करें तो इजीली सस्कैचुअन में प्रोविंशियल नॉमिनेशन SINP कहलाता है, सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम। इसका प्रोसीजर थोड़ा ये होता है कि हमें एलिजिबल ऑक्यूपेशन की लिस्ट में जाना पहले चेक करना होता है, आपके एजुकेशन के पॉइंट्स हमने देखने होते हैं, आपके आइल्स के पॉइंट्स देखने होते हैं और देन हम आपके रिलेटिव्स के पॉइंट इसमें ऐड करके आपका पूल में एंट्री होती है। उसके बाद आपको इनवाइट आता है, फिर नॉमिनेशन की एक कंप्लीट जस्ट लाइक अ वीजा एप्लीकेशन सबमिट होती है। ऑन गेटिंग पॉजिटिव अप्रूवल हम फिर आपका केस आगे फर्दर वीजास के लिए और परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशन के लिए सबमिट करवाते हैं। तो ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई ना कोई रिलेटिव सस्कैचुअन में या मैनिटोबा में अवेलेबल है, उनकी एजुकेशन, उनके बाकी फैक्टर्स अगर मीट होते हैं, उसके साथ पॉइंट्स उनके पूरे हो जाते हैं, तो वो इजीली कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। पर इसमें शर्त ये है कि आपको 2 साल उसी सूबे में रहना पड़ता है और सस्कैचुअन में अगर कोई रिलेटिव है वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उसके साथ वो किसी और को स्पॉन्सर नहीं कर सकता है। उसको स्पॉन्सर करने के लिए आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो, आप वहां जाएं, 1 साल आप वहां पे रहें,
उसके बाद आप भी अपने नेक्स्ट फैमिली किसी मेंबर को स्पॉन्सर कर सकते हैं और वो भी किसी और को अपने 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे सकता है। मैनिटोबा में 200 पॉइंट्स हैं अगर विद इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया के कोई बाहर रहता है तो 50 एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें मिल जाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं प्रोविंशियल नॉमिनेशन की, और हाइब्रो बहुत अच्छे तरीके से प्रोविंशियल नॉमिनेशन को हैंडल करने की एबिलिटी रखता है। अगला जो सेकंड वे है जिसके ऊपर इजीली अगर कोई यंगस्टर है, रिसेंटली एजुकेशन कंप्लीट की है, तो वो अंडरग्रेड या पोस्ट ग्रेड की स्टडीज के रूट के जरिए उसमें एसडीएस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और नॉन एसडीएस जो है ये दोनों स्ट्रीम अवेलेबल हैं। यहाँ से अगर कोई अंडरग्रेड या पोस्ट ग्रेड के लिए या डिप्लोमा के लिए स्टूडेंट जाता है, 1 साल की वो स्टडी कंप्लीट करता है और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस उसको कनाडा के अंदर मिल जाता है, तो इसके बाद भी वो कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर सकता है। इजी रूट है। आजकल 2015 के बाद से लेके कोई लाखों स्टूडेंट्स इंडिया से, चाइना से और डिफरेंट कंट्री से और पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग हैं जो स्टडीज के लिए वहां गए हैं और उन्होंने पीआर ली है। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन स्टॉप हो जाती है, आपका कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, अपना डिप्लोमा डिग्री को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, देन आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होगी कि आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको अगर 1 साल की एजुकेशन है तो 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर आपकी 2 साल या उससे 2 साल से ज्यादा का प्रोग्राम है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट ऑफर होता है। उसी वर्क परमिट की बेस पे 1 साल अगर आप एक्सपीरियंस करते हैं तो स्टडी इन कनाडा और एक्सपीरियंस इन कनाडा के एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करके कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आप केस डालते हैं। होता वो ही एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ और बाकी सारी चीजें उसी के मुताबिक ही होती हैं। सो आजकल जो सीआरएस स्कोर, कंप्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर जो पूल में ऊपर गया हुआ है, उसकी मेन वजह यही है कि ऑलमोस्ट 50% वो लोग उठाए जा रहे हैं जो कनाडा के अंदर ऑलरेडी स्टडी पे हैं या वर्क हैं, तो वो उस पॉइंट ग्रिड में आ जाते हैं। नंबर 3 जिसको हम बहुत ही आसान कहते हैं, ऐसे लोग, ऐसे मीन यंगस्टर्स जिनकी क्वालिफिकेशन 17, 16, 17 या 18 साल की है और उनकी एज 29, 30 साल, 31 साल तक है, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी है, उसके ऊपर जाके आप इजीली जो है पॉइंट्स ग्रिड में जाएं, पॉइंट्स पूरे होते हैं तो नोबडी कैन रिफ्यूज योर एप्लीकेशन। इमिग्रेशन जो प्रोग्राम है परमानेंट रेजिडेंस प्रोग्राम है और नॉन इमिग्रेंट प्रोग्राम्स है, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, नॉन इमिग्रेंट जो वीजा है उसमें रिफ्यूजल के चांसेस हमेशा रहते हैं और कनाडा में पाकिस्तान की जो रेशियो है वो बहुत कम है नॉन इमिग्रेंट वीजास की अप्रूवल की। बट इमिग्रेशन के जो आपका पीआर के प्रोग्राम के अंदर आपका केस रिफ्यूज नहीं हो सकता अनटिल अनलेस आपने ड्यूरिंग प्रोसेस कोई ऐसी चीज, ऐसी मिस्टेक, ऐसी कोई मिस रिप्रेजेंटेशन या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या लैक ऑफ डॉक्यूमेंट, शॉर्टेज ऑफ कोई डॉक्यूमेंट आपका है तो रिफ्यूजल है। अदरवाइज किसी भी एस्पेक्ट से ये वीजा रिफ्यूज नहीं हो सकता। सेकंड, आपका क्रिमिनल हिस्ट्री और अगर आपका कोई सिक्योरिटी रिस्क के अंदर आपका नाम आता है तो उसके अंदर आपका केस रिफ्यूज हो सकता है। हमारे हाइब्रो के 18 साल की हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा केस हमने नहीं देखा जो मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से रिफ्यूज हुआ है या जो सिक्योरिटी कंसर्न्स, क्योंकि पुलिस सर्टिफिकेट हम पहले यहाँ पे करवा लेते हैं, मेडिकल पहले आपका हो जाता है। मेडिकल में बहुत सारे लोगों के कंसर्न होते हैं कि किसी को हेपेटाइटिस बी है, सी है या कोई और डिजीज है, तो ऐसा कोई इशू नहीं आता। हेपेटाइटिस या कोई ऐसी जो जनरल नॉर्मल डिजीज पाकिस्तान में है ये आपके केस पे इफेक्ट नहीं होती। अगर कोई ऐसी चीज डायग्नोस हो भी जाती है, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स के लंग्स में प्रॉब्लम आता है, लंग्स के प्रॉब्लम्स में आपको चेस्ट एक्सरे में अगर कोई स्पॉट्स आए हैं तो उस स्पॉट्स के बाद आपका स्पूटम टेस्ट होता है। उस स्पूटम टेस्ट के बाद अगर आपका वो टीबी वगैरह का आंसर नहीं पाया जाता, देन आपको जो है वो स्पूटम टेस्ट के जरिए वो क्लियर करके कर देते हैं। 1, 1.5, 2 महीने उसमें लगते हैं और आप क्लियर कर जाते हैं। बिजनेस वीजा के ऊपर हर प्रोग्राम की अपनी रिक्वायरमेंट है।
अभी एक बुशरा फरीदा क्वेश्चन पूछ रही हैं, हमारी अमेरिका में हमारी फैमिली है मगर कनाडा में नहीं है। देखिए, बिजनेस प्रोग्राम में इमिग्रेशन और ओपन वर्क परमिट डिफरेंट स्ट्रीम है। हर सूबे का अपना प्रोग्राम है। फेडरल इस वक्त कोई ऐसा प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट या एंटरप्रेन्योर में ऑफर नहीं कर रहा है। ब्रिटिश कोलंबिया दे रहा है, सस्कैचुअन दे रहा है, ओंटारियो दे रहा है, क्यूबिक दे रहा है, न्यू ब्रंसविक दे रहा है। तो जो इस वक्त इमिग्रेशन प्रोग्राम सिर्फ जो ऑफर कर रहे हैं डायरेक्ट पीआर लैंडेड इमिग्रेंट के तौर पे, वो क्यूबिक है और उसके बाद आपका न्यू ब्रंसविक है। क्यूबिक में $2 मिलियन की वर्थ अगर आपकी है और $1.2 मिलियन आप गवर्नमेंट ऑफ क्यूबिक को 5 साल के लिए रिजर्व करवा सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं, तो आप पीआर ले सकते हैं। न्यू ब्रंसविक का जो प्रोग्राम है उसमें $6 लाख की आपको वर्थ चाहिए। $1 लाख आपको इंटरव्यू क्लियरेंस के बाद सिक्योरिटी जमा करवानी है गवर्नमेंट ऑफ न्यू ब्रंसविक को। उसके बाद आपकी पीआर हो जाएगी, बट विद इन 2 years यू हैव टू इन्वेस्ट 2.50 मिलियन, $2.5 लाख किसी भी बिजनेस प्रोग्राम में जो जिसके ऊपर आपकी एलिजिबिलिटी हुई है, बिजनेस प्लान सबमिट हुआ है, उसमें आप डिपॉजिट करवाते हैं तो आपका $1 लाख जो सिक्योरिटी आपने जमा करवाई है वो आपको वापस मिल जाता है। $2.5 लाख का जो आपका बिजनेस है आप 1 साल के बाद भी वाइंड अप कर सकते हैं। उसको कंटिन्यू करना है आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। हमारी मेन टॉपिक पे बात हो रही थी फेडरल स्किल वर्कर्स प्रोग्राम। एफएसडब्ल्यूपी बहुत कॉमन प्रोग्राम है, इंडिया में बहुत ज्यादा रेशो है इसकी, पाकिस्तान में भी हम भी साल में कोई 100+ केसेस पीएन जो फेडरल स्किल वर्कर्स में हम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव होते हैं। मैंने आपको फैक्टर्स मेन बता दिए, एजुकेशन, एज और इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, ये तीनों किसी के मीट होते हैं। अगर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारा अपना इंस्टीट्यूट है, हमारे पास वेल ट्रेन टीचर्स हैं जो खुद हम उनको आइल्स एग्जाम्स रूटीन में करवाते रहते हैं ताकि दे आर फेमिलियर विद द एग्जाम सिस्टम और इस वक्त जो क्राइटेरिया चेकिंग का है उसके ऊपर वो पूरे उतरते हैं। कनाडा का कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसके अंदर आइल्स एग्जेम्प्ट हो, ये बहुत क्लियर है। कल भी मेरे पास कुछ क्लाइंट आए थे जी, कनाडा ने तो 2021 में बहुत लीनियंट कर दिया है, कोई भी बंदा यूकॉन में या कोई और आरआईएनपी वगैरह जो प्रोग्राम्स हैं उसमें इमिग्रेशन ले सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब रूमर्स हैं। अगर ऐसा हो तो आई मीन हर बंदा जो है ना कनाडा जाके बैठ जाए। देयर इज अ सिस्टम, इफ समवन मीट्स द रिक्वायरमेंट, पॉइंट ग्रिड में पूरा आता है, एलिजिबिलिटी को मीट करता है तो वो जा सकता है। बैंक स्टेटमेंट फेडरल स्किल वर्कर्स प्रोग्राम में एक नॉर्मल से फंड चाहिए होते हैं कि यू कैन सर्वाइव योरसेल्फ फॉर कपल ऑफ मंथ्स, जब तक आपको जॉब शॉब नहीं मिलती है। वो फैमिली के हिसाब से है, एक अगर सिंगल एप्लीकेंट है तो $13,000, अगर ज्यादा हैं तो अप्रोक्सीमेटली $3,000 पर आप नेक्स्ट एप्लीकेंट के तौर पे ऐड करते जाते हैं। मियाँ बीवी 2 बच्चे, 31 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट है। ये बैंक स्टेटमेंट सिर्फ आपको फंड्स शो करवाने होते हैं अपने अकाउंट में। जब आपका वीजा प्रोसेस होता है तो आप ये प्रूफ करते हैं कि आपको वहां जाके कोई इनिशियल सेटलमेंट में कोई इशू नहीं होगा। तो बैंक स्टेटमेंट कुछ प्रोग्राम्स जो हैं उसमें कंसेक्टिव 3 मंथ्स की चाहिए होती है। फेडरल में ऐसे कोई नहीं है, 6 महीने की रनिंग स्टेटमेंट हो आपकी, और बाकी जब आप पीआर एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं उस वक्त आप अपने फंड्स मेंटेन कर लें तो भी उसमें कोई इशू नहीं होता। वो हम गाइड कर देते हैं कि किस तरीके से हम उसको लेके जा सकते हैं। फेडरल स्किल वर्कर्स स्टडी वीजा की रिक्वायरमेंट्स बताइए, नोमान अहमद साहब हैं। नोमान साहब, स्टडी वीजा की जो रिक्वायरमेंट है नॉन इमिग्रेंट वीजा, सॉरी जो ये नॉन इमिग्रेंट वीजा में आता है, इसमें मैंने बताया है एक स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है, एक नॉन एसडीएस प्रोग्राम है। जो एसडीएस प्रोग्राम है 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 इज लैंग्वेज एबिलिटी। अगर आपका स्कोर 6 ईच कम से कम, ओवरऑल 6 पॉइंट हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन 6 ईच भी इनफ है। आपने पूरे 1 साल की अपनी ट्यूशन फी अपनी यूनिवर्सिटी को पे करनी है। आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है आपके नाम पे कनाडा में, वहां पे $10,000 आपने डिपॉजिट करवाना है।
तीनों चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपने आइल्स किया है, आपने यूनिवर्सिटी की पूरी फी पे कर दी है और आपके पास 1 साल का खर्चा ऑलरेडी मौजूद है कनाडा के अंदर, जिसको आप मंथली बेसिस पे आप डॉलर्स जितने अलाउ हैं, $600-700 जाते हुए कुछ ज्यादा मिल जाते हैं। उसके बाद $600-700 जो आपके लिविंग और बाकी चीजों के एक्सपेंस होता है वो आपको यहाँ पे वीजा ऑफिसर को ये श्योरिटी हो जाती है कि जेन्युइन स्टूडेंट है, ये वाकई ही आके पढ़ेगा, इसने पूरे साल की फीस पे की हुई है, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी की रिक्वायरमेंट मीट करता है। अब यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी बाकी एडमिशन क्राइटेरिया डिफरेंट है, वो आपके ग्रेड्स, आपका प्रोग्राम, उसके ऊपर फिर बेस करेगा। टीयर जो टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फी काफी हैवी हैं, स्कॉलरशिप्स होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स नहीं होते, बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि कहीं पे अगर स्कॉलरशिप अवेलेबल है और स्टूडेंट इज विलिंग टू मूव इन दैट स्पेसिफिक एरिया, सो वी कैन वर्क ऑन दैट, देयर इज नो इशू। बाकी नॉन एसटीएस प्रोग्राम में आपको ये होता है कि फाइनेंशियल्स आपको थोड़े स्ट्रॉन्ग दिखाने होते हैं, बैंक स्टेटमेंट आपकी वेल मेंटेन्ड हो, उसके अंदर फंड्स अवेलेबल हो, तो वीजा के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। हमारी जो वीजा रेशियो है कंपेयर टू इंडिया कम जरूर है, लेकिन अच्छा केस सबमिट किया हो, अच्छा एडमिशन हो, अच्छी यूनिवर्सिटी का और बाकी रिक्वायरमेंट अगर आप मीट करते हैं तो वीजा के चांसेस 80 to 90% हो जाते हैं। एफएसडब्ल्यू के बाद लोगों का कई ऐसे हमारे पास केस आते हैं जिनमें उनका कोई ना कोई रिलेटिव या कोई ऐसा सोर्स होता है जिसके ऊपर उनको कोई वहां से एलएमआईए लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, ईएसडीसी एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट कनाडा उसको अप्रूव करता है। किसी भी कंपनी का सिंपल जॉब ऑफर आपको कभी भी हेल्प आउट नहीं करता। प्रोसीजर ये है कि अगर कोई कंपनी वहां पे विलिंग है आपको हायर करने के लिए, उसको बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि उसके पास लोकल कम से कम 5 बंदे लोग जो है ना उनके पास फुल टाइम एम्प्लॉय हो, उनके पास पोटेंशियल हो, बिजनेस ग्रूम कर रहा है, उनके पास प्रोजेक्शन है। उसके बाद वो न्यूज़पेपर में या लोकल जो उनके एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है उसमें वो ऐड देते हैं कि हमें ये स्पेसिफिक बंदा चाहिए। अगर वहां से उनको नहीं मिलता और आपका रेज्यूमे उनके पास पहुंचता है, आपको इंटरव्यू किया जाता है और आपको वो सिलेक्ट कर लेते हैं, देन वो ईएसडीसी एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट कनाडा के पास जाते हैं और वहां जाके आपकी एलएमआईए की एप्लीकेशन डालते हैं। एलएमआईए अप्रूव हो जाता है तो वो आप इमिग्रेशन के साथ भी उसको मैप कर लेते हैं और डायरेक्ट कुछ एलएमआईए स्पेसिफिक होती हैं वर्क परमिट्स के लिए, लेकिन वर्क परमिट में पाकिस्तान से जो रेशियो है बहुत अच्छी नहीं है। वही क्लाइंट अगर गल्फ में है, यूरोप में है या किसी और कंट्री में है, उसी या इवन इंडिया में है, तो उसके वीजा के चांसेस काफी ज्यादा हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान से प्रोसेसिंग हो रही है उसमें कोई बहुत ज्यादा जो है वो अच्छे चांसेस नहीं होते हैं। और ये जो डन के ऊपर होता है ये सब ट्राई होती है, ऐसा कोई चीज नहीं है। एलएमआईए निकालने के ऊपर इटसेल्फ कंपनी काफी एक्सपेंस करती है, लॉयर्स को पे करती है, बाकी उसके इंटरनल काफी चीजें होती हैं जिसको वो देखती है। सो ये कोई आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी स्ट्रीम हैं जिनके पास कनाडा का विजिट वीजा अवेलेबल है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हो जाती हैं। हम उनको कनाडा में कोई ना कोई सॉल्यूशन, उसमें जो कॉमन आजकल चल रहा है वो ओनर ऑपरेटेड एलएमआईए है। इफ समवन कैन इन्वेस्ट, वहां पे बिजनेस बाय करता है तो हम उसकी प्रोसेसिंग, हमारे वहां पे जो ऑफिस है ब्रिटिश कोलंबिया में, सस्कैचुअन में, वैंकूवर में, हम वहां से उनकी प्रोसेसिंग करवाते हैं और उनको कन्वर्ट करवा देते हैं। कुछ केसेस में हमने स्टडी परमिट्स के ऊपर भी केस करवाया है, स्टडी में उसको राउट करवा दिया है एंड दे आर स्टडिंग देयर। हफीज साहब कहते हैं कि मैं फार्मर हूँ। हफीज साहब, फार्मर की कुछ कैटेगरीज तो अवेलेबल हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप खुद कल्टीवेट कर रहे हैं, गर्दौरी वगैरह अभियान आपके नाम पे हैं, तो फिर हम उसको देख सकते हैं। हम आपका प्रोफाइल कनाडा में शेयर कर लेंगे। उसमें फेडरल की स्ट्रीम भी फार्मर्स में अवेलेबल है और कुछ प्रोविंस भी इसको जो है वो कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे लोग जो जेन्युइनली यूएई में, गल्फ में जॉब्स कर रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, लाइसेंस हैं उनके पास, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी, जैसे एक्सकेवेटर्स
वगैरह के ऑपरेटर, हैवी जो मशीनरी है उसके ऑपरेटर्स हैं, क्रेन ऑपरेटर्स हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं। यूएई का लाइसेंस इटसेल्फ एक अच्छा खासा हैसल होती है उसमें, सो वो एक्सेप्टेबल है कनाडा के अंदर। लेफ्ट हैंड जो ड्राइव उनकी राइट साइड पे करते हैं तो वही गल्फ में प्रोसीजर है, उनके लिए भी प्रोग्राम इजीली हो सकता है। सामिया कह रही हैं कि जी ब्रिटिश नेशनल, सामिया देखें जो ब्रिटिश नेशनल हैं या कोई और नेशनलिटी रखते हैं, एज पर द कैनेडियन रूल्स अगर उनको वीजा फ्री एंट्री है, वीजा फ्री एंट्री मीन ईटीए, उनको इलेक्ट्रॉनिक एंट्री लेनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक एंट्री के बाद वो कनाडा जा सकते हैं, दे कैन स्टे देयर अप टू 6 months एंड ड्यूरिंग दैट स्टे इफ दे फाइंड एनी अप्रोप्रिएट जॉब और एम्प्लॉयर एलएमआईए का प्रोसीजर कर सकता है, देन यू कैन टेक अ रूट टू द इमिग्रेशन। डायरेक्टली ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर आपके पास यूरोप का या यूके का पासपोर्ट है तो आप स्विच कर जाएं, ऐसा नहीं है। हमने काफी केसेस को करवाया है, जो यूरोप से, पुर्तगाल से हमने करवाया है, फ्रांस से हमने करवाया है, और जर्मनी से हमने करवाया है, इंग्लैंड से हमने करवाया है। लेकिन रूट यही है कि आप वहां जाते हैं, आपको 6 months की एंट्री मिल जाती है। मीनवाइल हमारे पास वहां पे रिक्रूटमेंट फर्म्स अवेलेबल हैं, हम आपके सीवी के जरिए इंटरव्यूज वगैरह कॉल करवाते हैं, और अगर आपको जनरली जॉब मिल जाती है तो उसके बाद आप जो है अपने आप को स्विच करवा लेते हैं वर्क परमिट के अंदर। इसके अलावा जो लोग यूकॉन को, किसी और प्रोविंस को समझते हैं कि बहुत इजी प्रोग्राम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ऐसे स्कैम में ना आइएगा। अगर आपकी एजुकेशन कम है, आपकी इंग्लिश एबिलिटी नहीं है और आपके पास कोई अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस नहीं है, तो कनाडा किसी भी ऐसे बंदे को फिलहाल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और इसमें एक चीज और मैं बताता जाऊं, नॉर्मली होता है कि मेल अगर एजुकेशन नहीं है तो फीमेल के पास एजुकेशन, स्पाउस के पास एजुकेशन है, और अगर स्पाउस के मीन फीमेल के पास एजुकेशन नहीं है तो मेल के पास एजुकेशन है और वो रिक्वायरमेंट मीट करता है, तो एप्लीकेंट दोनों में से कोई एक बन सकता है। पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं लेकिन थोड़ी सी एफर्ट्स करना पड़ती हैं। लेकिन अगर दोनों ही पढ़े लिखे नहीं हैं तो उसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट्स, फैजी आप कह रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, मुझे थोड़ा सा अगर डिटेल दे दें कि आप क्या कर रहे हैं और आगे एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं या इमिग्रेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। इसके अलावा कनाडा का फिलहाल जो 2021 का कोटा है वो 4,03,000 एप्लीकेंट्स लेने हैं उन्होंने। 4,03,000 के अंदर फैमिली रीयूनियन के केसेस भी आ जाएंगे, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की इमिग्रेशन के आ जाएंगे, इसके अंदर इकोनॉमिक प्रोग्राम्स भी आ जाएंगी, इसमें बिजनेस, इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर के केसेस भी आ जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि 4 लाख कोई भी उठा के ले जाए, इसमें हर एक की बाइफरकेशन है, उन्होंने डिफाइन किया हुआ है किस किस कैटेगरी में, और ये पूरी दुनिया का कोटा है, पाकिस्तान का कोटा नहीं है। पूरी दुनिया से जो हमारी परसेंटेज है वो 3 से 5% बनती है टोटल। 4,11,000 को आप डिवाइड कर लें 5% के ऊपर, तो आपको मैक्सिमम जो मिलेगा वो तकरीबन 20,000 बंदा, पूरे पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी में से 20,000 बंदे ऐसे होंगे, अगर वो रिक्वायरमेंट मीट करते हैं तो वो कनाडा की इमिग्रेशन ले सकते हैं। तो इसके अलावा हमारा hybro.com.pk हमारी वेबसाइट है। हमारा ऑफिस कैवलरी ग्राउंड कमर्शियल एरिया 57 कमर्शियल एरिया में लोकेटेड है। हमारी कोई ब्रांच नहीं है इस वक्त, हम यहीं से पिछले 18 साल से इसी सेम लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 0304111153, 0423660066 है। info@hybro.com.pk के ऊपर आप हमें डिटेल्स भेज सकते हैं, हम आपको असेसमेंट करके या कॉल करके डिटेल्स दे देंगे। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमारे फेसबुक के ऊपर भी सेंड कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फैमिली समेत शिफ्ट होना चाहता हूँ, जाकिर साहब कह रहे हैं कि छोटा बिजनेसमैन। अब छोटे बिजनेस में देखें जाकिर साहब, सबसे पहली बात है कि बिजनेस के मैंने बताया है कि प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट आप हमसे शेयर कीजिएगा, अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हमारे से शेयर कर लें। अगर कोई पॉसिबिलिटी निकलती हुई तो फिर जो हम आपको गाइड कर देंगे। रिक्वायरमेंट्स फॉर मेडिकल एमबीबीएस स्टूडेंट्स फॉर हायर स्टडीज,
MBBS फैजी कोई इशू नहीं है, बट यूरोपियन कंट्रीज या इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज हैं, यहाँ पे फी कंपैरेटिवली बहुत हाई हैं। बहुत कम लोग हैं जो यूके से, यूएसए से या कनाडा से MBBS लेना चाहते हैं। इसके अलावा मेडिकल की फील्ड में दूसरी जो आ जाती हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या कोई और इस किस्म की आप मेडिकल की फील्ड में जाना चाहें, वो आपको कंपैरेटिवली कोई 20 से लेके 30-35,000 एनएम पे मिल जाएगी। बट मेडिकल जो है वो एक्सपेंसिव है। अगर फिर भी आपको डिटेल्स चाहिए तो यू कैन विजिट अस। अब्दुल्ला शेर कह रहे हैं, पर्सन हु हैज कैनेडियन सिटीजन कैन ही अप्लाई फॉर हिज सिबलिंग्स। अगर वो सस्कैचुअन या मैनिटोबा में रहता है, या उसके पेरेंट्स के लिए भी, या बहन भाई ऐसे हैं जो 18 साल से कम हैं और वो उनके प्रूव कर सके कि वो दे आर डिपेंडेंट, तो देन देर आर सर्टन प्रोग्राम्स दैट वी कैन अप्लाई फॉर द सिबलिंग्स। बट अगर वो बड़े हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो वो सिर्फ पॉइंट्स अपने दे सकता है। इसके अलावा ये बहुत एक बड़ी मिथ है कि जी मेरे रिलेटिव हैं वहां पे और वो तो हमारे लिए कुछ नहीं करते। कोई बंदा कैनेडियन नेशनल किसी पाकिस्तानी के लिए कुछ नहीं कर सकता, उनको खींच के या प्रोग्राम में डाल के नहीं जा सकता अनटिल अनलेस वो अपने पॉइंट्स शेयर कर ले। बाकी जो पॉइंट्स ग्रिड है वो एप्लीकेंट को पाकिस्तान से खुद मीट करनी होती है। सो ये अपने उसमें जो है ना कभी भी ना लेके आएगा। आई वांट टू गो टू कनाडा बिकॉज माय हस्बैंड इज देयर विद हिज फर्स्ट वाइफ, हाउ कैन गो देयर। सादिया, इसमें अब एज पर कैनेडियन लॉ ही कैन ओनली हैव वन वाइफ एट अ मोमेंट। अगर आपका डिस्क्लोज है और आपने मैरिज किया हुआ है तो देन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। बट इफ यू आर वेल एजुकेटेड एंड यू कैन मीट द क्राइटेरिया, यू कैन टेक एनी इकोनॉमिक प्रोग्राम एंड यू कैन मूव देयर। बट लीगली कैनेडियन सिटीजन सिर्फ एक वाइफ रख सकता है, दूसरी वाइफ लीगल नहीं होगी वहां पे। तो अलावा भी अगर कोई और चीजें हैं आपकी, आई वॉन्ट टू गो टू, आई एम अ टीचर। जी शुमाइला, कोई ऑक्यूपेशन की कैद नहीं है, चाहे स्कूल टीचर है या साइंसदान है, सब जा सकते हैं। बट पॉइंट ग्रेड मीट करना बहुत जरूरी है। हमारे पास तमाम टूल्स, हमने अपना एक एज पर कैनेडियन लॉ सिस्टम किया हुआ है। विद इन 10 to 15 मिनट्स हम आपको तमाम एस्पेक्ट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो नीड टू पे एनी वन। कोई दुबई से असेसमेंट थाउजेंड्स में करवा रहा है, कोई डॉलर्स में कनाडा से असेसमेंट करवा रहा है, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट दे रहे हैं। अच्छा जी, डिसेंट मियां साहब आपने लिखा हुआ है, आई हैव DA सर्टिफिकेट एंड 2 years एक्सपीरियंस इन ऑटोमोबाइल, कैन आई गेट जॉब? देखें, अगर आपका कोई कनाडा में रिलेटिव है या कोई रिक्रूटमेंट कंपनी है तो उसके जरिए आप देख लें। अगर आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी है कि आप इंटरव्यू दे सकते हैं, देन देयर कैन बी सम चांसेस। तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना काफ़ी है। कोई भी इंक्वायरी हो, जैसे मैंने आपको बताया है, hybro.com.pk के ऊपर आप, या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स के ऊपर आप जा सकते हैं। एक और हमें आ गया सामने इकबाल, इज देयर एनी एज रिस्ट्रिक्शन फॉर गेट जॉब इन कनाडा? नहीं, ऐसे 45-50 ईयर्स तक भी जॉब्स हमने देखी हैं जिनको प्रॉपर एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मिला है। तो आप अगर कोई ऐसी क्राइटेरिया बनता है तो आप ले सकती हैं। अगर आपका ऑक्यूपेशन किसी ऐसी उसमें आता है तो ली जा सकती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सबके लिए नेक तमन्नाएं और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।